अच्छा, आज हम लोग करेंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन। टॉपिक हमारे पास है जस्ट फॉर एग्जाम्पल इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ। ये फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको इसकी आउटलाइन करवाऊंगा। तो जस्ट सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। पहली चीज है आपका अपना स्टांस। इस ऐसे में लाजमी बात है आप स्टांस लोगे यस या नो का। पहली चीज, हर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में 4 हेडिंग्स होती हैं आउटलाइन में, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटलाइन। 4 से ज्यादा आपने नहीं लिखनी, इररेलेवेंट हो जाएगा। नहीं होंगी इसमें, बिल्कुल भी नहीं होंगी। 4 हेडिंग्स आउटलाइन। तीसरी चीज, 2 होंगी यूनिवर्सल हेडिंग्स। कौन कौन सी होती है यूनिवर्सल? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। और 2 आपकी प्राइमरी है, बस। बड़ा सीधा सीधा इसका स्ट्रक्चर है। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर आउटलाइन का बड़ा इजी है, ठीक है, मगर एक्सपोजिटरी ऐसे में आपके ऊपर होती है काफी चीजें। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा सीधा है। अपना स्टांस बताना है, अगले का स्टांस बताना है, कंक्लूजन कर देना है, ठीक है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ। मैं ए से स्टार्ट किया। ए मेरा क्या होगा? इंट्रोडक्शन है मेरा। इंट्रोडक्शन में क्या करते थे हम? ए बी एंड सी। ए मेरा जनरल स्टेटमेंट था। इसके रिगार्डिंग कोई भी मैं जनरल स्टेटमेंट या सेंटेंस बनाऊंगा, मैं बोलूंगा इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड इज वाइड स्प्रेड। कोई भी बात आप कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। ये मैं नहीं कह रहा कि फास्ट रूल है कि जी आपने इंट्रोडक्शन में अगर ये ऐसे आएगा तो यही लिखना है। यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट टू, बिकॉज ये एक जनरल स्टेटमेंट है। दिस इज योर ओन ओपिनियन। जी क्या कह रहे हैं आप? जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी आप कह रहे हो? इक्विटी? नहीं नहीं नहीं, टॉपिक ही आपका ये है। इक्वालिटी इक्विटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। टॉपिक ही ये है आपका, पास पेपर का टॉपिक है, इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ। क्या जेंडर इक्वालिटी मिथ है दुनिया में? इतना आपका टॉपिक है। इस टॉपिक को देख के ही आपको 2 चीजें लग रही हैं कि या तो ये यस है कि बिल्कुल इट्स अ मिथ, या नो है कि नहीं जी दुनिया में इक्वालिटी प्रिवेल करती है। 2 आपके पास स्टांस है। नंबर 2 पे क्या है? आपका अपना स्टांस होगा। व्हाट इज योर स्टांस हियर? आपका क्या स्टांस है इस बारे में? क्या जेंडर इक्वालिटी मिथ है? क्या जेंडर इक्वालिटी है दुनिया में? है इक्वालिटी है? अच्छा, आप कह रहे हो है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? तो आप जो आपका स्टांस होगा ना, याद रखना, जो आपका स्टांस है उसको एक लाइन में आपने यहां लिखना है। ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन की मैं बात कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते थे? पहला हमारा जनरल स्टेटमेंट होता था, दूसरा क्या होता था? द कंटेंट्स दैट वी आर गोइंग टू राइट इन दी एसे। दूसरा बी पार्ट यही था। तो ऑटोमेटिकली जो बी है वो आपका असली स्टांस है जो आप ऐसे का लोगे। अगर आप कह रहे हो कि जेंडर इनइक्वालिटी है, तो आप कहोगे कि, तो आप कहोगे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, यानी कि ये झूठी बात है। कोई इक्वालिटी नहीं है दुनिया में, ठीक है। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एक्स वाई जेड हर तरीके से लड़के कहीं प्रिवेल कर रहे हैं, कहीं लड़कियां प्रिवेल कर रही हैं। इसलिए जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है दुनिया में। देयर इज नो सच थिंग एज जेंडर इक्वालिटी। ये मेरा स्टांस है, ये गलत भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इक्वालिटी है तो आप लिखोगे जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, या जेंडर इक्वालिटी इज रियल। वो आपका स्टांस हो जाएगा। बोलो। कोई बीच वाली बात करनी नहीं है। न्यूट्रल जानवर होता है, ये बात याद रखना। न्यूट्रल नहीं होना आपने व्हेन इट कम्स टू आर्गुमेंटेटिव ऐसे। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। आप बोलोगे नहीं जी कहीं पेन अच्छा है कहीं स्वॉर्ड अच्छी है, यू विल फेल इट। आपने आर्ग्यूमेंट करना है। अगर आप दोनों बातें करोगे दैट मीन्स आप ऑटोमेटिकली एक्सपोजिटरी ऐसे लिख रहे हो, फिर आर्ग्यूमेंट की क्या बात हुई? आर्ग्यूमेंट का मतलब ही ये कि एक स्टांस दूसरे स्टांस पे भारी पड़ रहा है। तो यू कैन नॉट बी न्यूट्रल इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। नंबर 3 चीज वही है जो मैंने आपको समझाई थी कि आपने सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिख देना, इतना सा, इससे आगे और कुछ भी नहीं करना। जिन लोगों को थीसिस स्टेटमेंट लिखना है वो ऐसे लगाएंगे कॉलन और लिख देंगे अपना थीसिस स्टेटमेंट जितना भी है। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। आपकी मर्जी है, आपको इनमें से जो भी पसंद आए आप कर सकते हो।
ठीक है, मैंने उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताए थे, बाकी इट्स अप टू यू गाइस। ये आपकी पहली यूनिवर्सल हेडिंग हो गई। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट जो है ना वो आपके स्टांस का है, जो मैंने उस दिन पहले आपको बताया था। इसकी जो हेडिंग होगी, पहले क्या लिखोगे आप, यू आर गोइंग टू राइट द स्टांस इन इट। आपका स्टांस क्या है कि ये मिथ है तो आप बोलोगे हाउ। अब ये काइंडली ये कैपिटलाइजेशन वाली चीज यहां पे याद रखना, हाउ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ये इसको कैसे फ्रेज में करोगे, काइंडली आप ये नहीं करना, जब आउटलाइन बनाते हो ना तो ये हाउ व्हाट वाले लफ्ज इस्तेमाल किया करें, इससे पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपकी अप्रोच क्या होने वाली है। ये लफ्ज जरूरी है, कोशिश करें आप WH को यूज करें व्हेन यू आर राइटिंग आउटलाइन। इससे चीजें बड़े आराम से समझ आ जाती हैं। अगर आप सिर्फ लिखो जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, वो भी ठीक है, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप हाउ व्हाट वेयर XYZ जो भी चीजें हैं वो आप इस्तेमाल करें, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आपका स्टांस होगा। अब आपने अपने स्टांस में एक मेथड है जो मैंने बनाया हुआ है, आपकी मर्जी इसको फॉलो करें या नहीं करें। मेरा ये होता था कि मैं टोटल 8 स्टांस लिखता था अपने, बस इससे ज्यादा आपने पॉइंट्स नहीं लिखने इसके अंदर, इससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपने नहीं लिखने। आपने क्या करने, 8 पॉइंट्स बनाने हैं, जैसे मैंने सब हेडिंग्स के बारे में बात की थी। ये टोटल इसका फॉर्मूला है कि यहाँ पे कितने होंगे, 8 लिखेंगे उसी तरीके से 1 करके। सब हेडिंग्स इस तरीके से देते थे। बताएं मुझे कोई जरा पॉइंट बताएं, कैसे जेंडर इक्वालिटी जो है वो मिथ है। कॉर्पोरेट सेक्टर और ठीक है, आप बोले वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, पार्टिसिपेशन लिख देते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज लोअर एज कंपेयर टू, ये आपका एक पॉइंट हो गया। बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हो 100%, जैसे आपने बताया वो बात भी ठीक है, इन्होंने बताया वो बात भी ठीक है। ये आप फिर वही वाली बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सेंटेंसेस या फ्रेज दोनों लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू गाइस, बट ओनली वन। अगर आप फ्रेज लिख रहे हैं थ्रू आउट यू आर गोइंग टू राइट फ्रेजेस, इफ यू आर गोइंग टू राइट सेंटेंसेस तो थ्रू आउट आपने वही फॉलो करना है। इससे क्या नजर आएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगी। नहीं, वो बेसिकली वो पॉइंट्स ही हैं सारे, ठीक आप सारे ठीक कह रहे हो, मैं पॉइंट्स अभी आपसे नहीं पूछ रहा, मैंने एक पॉइंट एज एन एग्जांपल बताया कि आउटलाइन मेकिंग करनी कैसे। और एक बात बताएं, कल मैंने कहीं फुल स्टॉप लगाया था अपनी आउटलाइन में? फुल स्टॉप आपने कभी नहीं लगाना, नेवर यूज फुल स्टॉप इन आउटलाइन, नेवर यूज फुल स्टॉप इन आउटलाइन। ये जो फुल स्टॉप होता है ना, दिस इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड है, ठीक है, ये आपने कहीं नहीं लिखना। ये लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। आउटलाइन में कभी भी आपने, बल्कि हाँ अगर थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे कि वो पूरा सेंटेंस बन रहा है, इधर आप लगा लो, नॉट एन इशू। बाकी बिलीव मी, नेवर यूज फुल स्टॉप इन दी आउटलाइन। कहीं पे भी कोई फ्रेज हो, सेंटेंस हो, हेडिंग हो, कहीं पे भी आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना, नॉट अलाउड, वरना आपके नंबर कटेंगे। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक बात समझ आई, अपने स्टांस तक। अब ये चीज ना लिख देना पेपर में कि ये स्टांस ऐसे, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये चीज नहीं लिखनी आपने, आपने सिर्फ ABCD करके करना है। यहां तक बात समझ आई है, यहां तक कॉपी करें। बात ये कि जो भी आपकी बात होगी, बात कभी गलत सही नहीं होगी, जो आप उसको फैक्ट और राइटिंग के साथ कंसोलिडेट करोगे ना, उस बात में वजन होगा। सबूत पेश करके अगर बात करोगे आर्ग्यूमेंट में, देन योर आर्ग्यूमेंट इज सब्सटेंशिएटिव एंड इट विल बी, आप समझिए कंसिडर्ड बाय द एग्जामिनर कि आपने बात ठीक की है। अगर आपने सरसरी बात कर दी है कि जी ये ऐसी बात है विदाउट फैक्ट, रेफरेंसेस या आर्ग्यूमेंट, तो बिलीव मी कितना ही ऑथेंटिक आपका आर्ग्यूमेंट होगा, यू विल फेल इट।
कोई भी बात कर सकते हो आप, बोलो इसमें ट्रांसजेंडर की बात कर सकते हो, वो भी तो जेंडर है, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था, जिन्होंने क्लास मिस की थी, ऐसे आपका पहला अटेम्प्ट होता है, ऐसे मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब ही ऐसे का है फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड इट इज योर ओपिनियन अबाउट द टॉपिक, नॉट द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप समझते हो, जैसा समझते हो आप लिख सकते हो, चाहे कितनी ही कंट्रोवर्शियल बात हो। कभी भी वो आपको कंट्रोवर्शियल बात पे पेनलाइज नहीं करेगा, मगर वो पेनलाइज तब करेगा जब आपने अपनी बात को कंसोलिडेट, सब्सटेंशिएट विद राइट कोहेरेंट आर्गुमेंट्स नहीं किया। तो आर्गुमेंट्स अगर आपके ठीक नहीं है तो यू विल फेल इट, चाहे कितने ही अच्छे आपने आर्गुमेंट्स लिखे हैं। बैकिंग बहुत जरूरी है, रेफरेंसेस, फैक्ट्स, उनको फिर कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपने फैक्ट तो लिख दिया, कनेक्ट आपने किया नहीं है, वहां पे भी फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे शुड बी अ स्मूथ सेल, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। जब ये हो जाए तो उसके बाद वी विल कंटिन्यू, उसके बाद दूसरी चीज करेंगे। इसके सारे जितने पैराग्राफ्स होंगे, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वही जो एक्सपोजिटरी ऐसे में हम करते थे वही स्ट्रक्चर है इसका, बिल्कुल सेम टू सेम। कि पहले टॉपिक सेंटेंस लिखा, 3 to 4 सपोर्टिंग सेंटेंसेस, उसके बाद हमने एक फैक्ट दिया, फिर कनेक्शन दिया और कंक्लूजन सेंटेंस लिख दिया। सारे के सारे उसी तरीके से होंगे। अब जब हम हेडिंग सी वाली बनाएंगे तो कल जो हमने पढ़ा था रेफ्यूटेशन पैराग्राफ, अब वो चीजें आएंगी, वो सी आएगा। ये पहले लिख लो तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब आप आगे सी पे, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं नीचे से। अब आपकी हेडिंग क्या होगी, वही होगी, हाउ जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, बस। मीन्स इक्वालिटी है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, वहां पे क्या थे, मैंने लिखे थे 8 स्टांस लिखे थे, यहां पे मैं सिर्फ 3 लिखूंगा बस। ऑपोजिट स्टांस सिर्फ 3 होंगे जिसपे रेफ्यूटेशन पैराग्राफ बनेंगे, खत्म बात, ठीक है। वैसे ही सब हेडिंग डालेंगे जैसे मैंने वहां पे डाली है। कोई बताया मुझे कैसे वो बराबरी है, बराबरी कैसे है। हाँ, आप लिख सकते हो कि भाई कुछ कंट्रीज में इक्वालिटी प्रिवेल करती है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। और कोई बताएगा मुझे, भाई मेरिटोक्रेसी का आजकल जमाना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका सीएसएस एक, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते, इट्स एन एग्जाम्पल। और कोई बताए जरा, क्या लिखोगे, तो आर्ग्यूमेंट बनाओ, सोचो कैसे है बराबरी। कोटा सिस्टम, वुमेन कोटास, पॉलिटिकल स्फेयर में क्या है वो, रिजर्व सीट्स, बहुत सी चीजें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो वो इनइक्वालिटी में भी आ सकता है, मगर लिखने की तरीके है ना, आपने एक ही आर्गुमेंट को दोनों तरीकों से पेश कर सकते हो, कितना लिखोगे वो आप पे बेस करता है, ठीक है। खैर, इस पे आपने कुछ भी लिख देना है जैसे आपने वहां पे लिखा है। अब इसमें बेसिकली लिखोगे कितने, 3 लिखने आइडियाज। और यार ये वही वाला है, रेफ्यूटेशन वाला है, तो प्लीज यार इसमें ऐसा ना हो कि आप इसको बॉडी पैराग्राफ इसके वैसे लिखो जैसे आप एक्सपोजिटरी ऐसे के लिखते हो। पहले आपने ये वाली बात की, फिर इसी बात को आपने निगेट किया, इस वाली बात को आपने क्या किया, सुप्रीम कराया कि ये बात बेसिकली सही है, और ये जो आइडियाज हैं ये सारे नल एंड वॉइड है, ये बेकार आइडियाज हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लास्ट हेडिंग आपकी आ गई कंक्लूजन की, बस। ये आती आपकी आउटलाइन ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। कुछ भी नहीं है कंक्लूजन में, कोई सब हेडिंग्स नहीं है, और ना ही आपने कॉलन इस्तेमाल किए, सिर्फ कंक्लूजन लिखा, अंडरलाइन कर दिया, ना भी करें अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों हेडिंग्स को ना करें अंडरलाइन कोई इशू नहीं है। बट प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आपका पेपर प्रेजेंटेबल लगे तो प्लीज आप ये चीजें कर लेना, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जो करें कि ना करें। तो ये है टोटल आपके 13 पैरास बनेंगे, तो लेंथ भी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मैंने क्या बताई थी लेंथ कितनी होती है इसकी, 1400 टू
1700। आर्ग्यूमेंटेटिव की ऑटोमेटिकली देखो 100-200 लफ्ज कम हो जाते हैं। ठीक है, ये है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, वर्ड काउंट नॉट नेसेसरी, नहीं दें, टाइम भी नहीं होता और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। आप लोग की स्टैंडर्ड लेंथ होगी ना तो नजर आएगा कि अच्छा यार इस बंदे का इतना 10 लाइन पे एक पैराग्राफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली यू विल अज्यूम कि इस बंदे का 1500 से ज्यादा ही होगा। इस तरीके से आपने करना है, सारी चीजें अजम्पशन पे होती हैं। अभी नहीं, अभी मैं प्रेजेंटेशन की बात करूंगा। ठीक है यार, प्रेजेंटेशन इसको मिटा दूं? ठीक है, ये सारे रेफ्यूटेशन पैराग्राफ है 3 के 3, जिसका स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था। देखें, प्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी, आउटलाइन की मैं बात कर रहा हूं। जब आप आउटलाइन बना रहे हो, ये आपका पेज है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पेज है पूरा, दोनों जगह आपने लगानी है मार्जिन। ठीक है, अब ये बहुत बच्चों वाली बात है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन पेपर में होनी चाहिए। मार्जिन ऑन बोथ साइड लिखते जाएं, मार्जिन लिखनी करनी है। यूज ब्लैक या ब्लू मार्कर फॉर हेडिंग्स। इतनी सी चीज है सिर्फ। आपने ये वाली हेडिंग ब्लैक से कर लेना, मैं लिखता जा रहा हूं। यूनिवर्सल हेडिंग्स को आपने किससे लिखना है? ब्लैक से। प्राइमरी सेकेंडरी हेडिंग्स आएंगी आपकी ब्लू से। मार्क और मार्जिन दोनों साइड पे होगी। मार्जिन लगाएं पेंसिल से, पेंसिल मार्जिन। ठीक है, स्केल लेके जाना पेपर वाले दिन और काइंडली अच्छे से मार्जिन लगाए, ऐसा ना हो हाथ से लगाई हो, टेढ़ी पेढ़ी हो, ऐसे नहीं करना प्लीज। ऑर्गेनाइज, आपका पेपर दिखाता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज इंसान हो। इट शोज हाउ प्रेजेंटेबल यू आर, हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। कभी भी जो है वो, अगर आपका ये मिसाल के तौर पे ये प्रेजेंटेशन ही आपका टॉपिक है, मिसाल के तौर पे ये टॉपिक है, इसका मतलब इसका नाम है प्रेजेंटेशन, इसको ऐसे मत लिखना। ये किसी का कुछ सैड लफ्ज नहीं है ना, ये कोट है, ये कभी भी नहीं करना आपने। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इसको कभी भी ऐसे नहीं कर सकते जैसे हम करते थे पहले जमाने में, अब वो आप भूल जाएं। बिल्कुल नहीं, ब्रैकेट में क्यों लिखने की जरूरत है? इस तरीके से आपने नहीं लिखना। मेरे को कोटेशन बताएं, कोई सी भी कोटेशन बताएं जरा, बताएं बताएं। आपने बोला, मिसाल के तौर पे आपने बोला मैं ऐसे ही लिखता हूं, एज जॉन सेड, कॉलन लगाया, कोटेशन दी। ये क्या है? पहले आपने कोट डाला और फिर आपने उसके बाद यहां जॉन लिखा, ये गलत है। लिखना चाहे फिर ऐसे लिखेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। इंग्लिश, ये इंग्लिश के रूल्स फॉलो करने हैं, इंग्लिश का पेपर है। दूसरे पेपर में ऐसे लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते। दिस इज द करेक्ट मेथड। जिस तरीके से कोटेशन दी जाती है वो ये मेथड है कि बंदे का नाम लिख के ही सेड या रिपोर्टेड, उसके बाद ये लिख के आपने फुल स्टॉप लगाना है। दिस इज द वे टू राइट अ कोटेशन। ठीक है, जब दैट लगा के करोगे तो फिर क्या करोगे? डैश। सेड के बाद आप कह रहे हो, यार वो इनफॉर्मल तरीके वो ना करें तो बेहतर है, मैं ये कहूंगा। बाकी एक सब दैट जब आप करोगे तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जुगाड़ ये है कि अगर आपको किसी बंदे की कोई चीज याद नहीं आ रही वर्ड टू वर्ड, तो आपने क्या किया? सेड दैट, कॉन्टेक्स्ट आपने लिख दिया कि जैसे आपने बोला कि भाई स्टीव जॉब ने जो भी बात की होगी, दैट करके ये तरीके हैं, आप लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे इस्लामियात का पेपर है, आपको कुरानिक वर्स वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप वो कुरानिक वर्स लिखोगे। आपने कुरानिक वर्स लिखी
और उस पे ये नहीं लगाया, उसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि ये लफ्ज वर्ड फॉर वर्ड नहीं है। तो ये तरीके हैं, यू कैन डू दिस इन एनी पेपर। ठीक है, अगर आपको लफ्ज याद नहीं आ रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और करने चाहिए आपको, क्योंकि हर बंदे को कोटेशंस याद नहीं होती। ये बहुत अच्छा तरीका है, मैंने सारे पेपरों में यही तरीका किया। अगर मुझे किसी चीज बंदे की कोई चीज याद थी तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पूरे उसको अपोस्ट्रोफी लगा के, तो पूरा मैंने दैट करके और उसकी बात एक्सप्लेन करके आगे निकल गया। ठीक है, दूसरी चीज, जितने भी पैराग्राफ्स होंगे आपके, उसमें जो बात फैक्ट की होगी या रेफरेंस की होगी, उसको आपने डिफरेंट पेन से लिखना है। अगर आप ब्लू पेन से लिखते हो अपने सारी राइटिंग, तो उसको आपने ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आप ब्लैक से लिखते हो तो ब्लू से करोगे जी, ब्लैक एंड ब्लू पेन इस्तेमाल होगा, कलरफुल पेन इस्तेमाल नहीं होंगे। पर्पल लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली लड़कियों की बहुत आदत होती है, पर्पल, पिंक, रेड, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस। आपके पेपर इंस्ट्रक्शन में ये चीज लिखी होती है कि ओनली यूज ब्लू या ब्लैक पेन, इससे ज्यादा। और पेंसिल भी अलाउड नहीं है। डायग्राम जहां बनाओगे, इस पेपर में तो कोई डायग्राम नहीं आएगी, ना डायग्राम आएगी, ना हेडिंग आएगी, ना मैप्स आएंगे। मगर जैसे जीएसए का पेपर है, पाकिस्तान अफेयर का पेपर है, करंट अफेयर्स का पेपर है, किसी भी पेपर में एक डायग्राम बनाओगे पेंसिल से नहीं बनेगी, पेन से बनेगी। ये याद रखना आप लोग। भले पेंसिल से बना के ऊपर आपने पेन मार दिया, मगर उसको जाहिर ये होना चाहिए कि बंदे ने पेन से किया हुआ है ऊपर से, भले पेंसिल है नीचे। पेंसिल की कोई वो चीज चेक नहीं करेगा, ये याद रखना। ये कुछ रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना पेपर के, सबसे इंपॉर्टेंट वही होते हैं। आपका एग्जामिनर वही देखता है पढ़ते हुए, क्योंकि उसके पास बहुत से पेपर होते हैं चेक करने को, वो सिर्फ एक आपका पेपर नहीं चेक करेगा, आपके साथ 20-25 हजार जितने बच्चे होंगे उनके पेपर भी चेक करेगा। वो तो शॉर्टकट देगा कि जिस बच्चे ने जो चीज हरकत की तो वो तो काटता जाएगा, काटता जाएगा, काटता जाएगा। 10 नंबर 20 नंबर इसी के लिए तो आते हैं। इंस्ट्रक्शन आपने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं जी। जीएसए में डायग्राम्स बनाई थी, यूएस हिस्ट्री में बनाई थी, करंट अफेयर में बनाई थी, पाकिस्तान अफेयर में बनाई थी। जिस पेपर में जहां अप्रोप्रिएट है वहां डायग्राम बनानी है। कुछ सवाल आते हैं, ग्लोबलाइजेशन पे क्या डायग्राम बनाओगे, दुनिया बनाओगे क्या? नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ओवर एफिशिएंसी दिखाने के लिए कोई भी सवाल है डायग्राम घुसाएंगे। देखें, जहां जो चीज अप्रोप्रिएट है वो करें। अगर हिस्ट्री का पेपर है और ज्योग्राफी की बात आ रही तो आपको मैप बनाना पड़ेगा। सीपेक की बात आ रही है, सीपेक के रूट्स की बात आ रही तो आपको पाकिस्तान का मैप बनाना पड़ेगा। अब वो बोलेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसले के, आपने पहले पाकिस्तान का मैप बना दिया कि दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये इनअप्रोप्रिएट हो गया। और आपने अपने आगे दोस्तों को बताया भाई मैंने तो आज चारों सवाल में पाकिस्तान की डायग्राम बनाई, पॉलिटिकल मैप। तो देखें, ये तो बड़ी फजूल सी बात है। एग्जामिनर आपका तो इससे परेशान ही होगा, और करते हैं ऐसे लोग। आपने ये नहीं करना। जहां डायग्राम अप्रोप्रिएट है वहीं बनाएंगे, जहां कोट लिखना है वहीं लिखेंगे, जहां जो लफ्ज आएगा वहीं लिखेंगे, बस ये बात है। ओवर एफिशिएंसी नहीं दिखानी। मैंने पहले दिन बताया था, एग्जामिनर आपसे या मुझसे इंप्रेस नहीं होगा, वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, ये लिखी होती है, मेरी और आपकी बातों में नहीं आएगा। तो आप लोगों ने ये चीजें नहीं करनी है। क्या करना पड़े? देखें, बात सुने, अगर आपने कोई लफ्ज गलत लिखा है, सिंपल सी बात है, आपने लिखा अली हैज अ पेन, फॉर एग्जाम्पल अली हैज अ पेन। अब आप पेन की जगह पेंसिल लिखना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं करना, ना आपने ब्लैंको मारना है उसको, ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग। ये लिखा है अली हैज अ पेन, लिखा है, ये एक लाइन मारी, इसको ऊपर लिख दिया पेंसिल। नहीं, आगे कहां लिखोगे? अगर पूरा पूरा आपने ऐसे पैराग्राफ लिखा है तो कहां इधर लिखोगे? इसके ऊपर हल्का सा कट मार के पेंसिल लिख दिया, बिल्कुल अलाउड है। इंसान है हम लोग, एरर्स तो करेंगे। किससे लिख लें? आपका पेपर मेसी ना हो जाए, बस ये देखना, इंक छोड़ना शुरू ना हो जाए। इंक छोड़ना उसने वहां शुरू कर दी, आप परेशान हो गए, और अब इसकी इंक संभालूं या पेपर करूं। ठीक है, जिस पेन से आपकी राइटिंग तेज हो वो पेन इस्तेमाल करें, जिसपे आपका हाथ बैठा, और हाथ अगर नहीं बैठा तो फिर बैठाएं। जो लोग इंक पेन से लिखते हैं, बराए मेहरबानी वो इंक पेन नहीं यूज करें। अगर आप समझते हैं कि आपके, या फिर आप बहुत ज्यादा इंक पेन से लेके जाना, एक खराब हो तो दूसरे से लिख लेना, तीसरे से लिख लेना, अलाउड है। बट वही बता रहा हूं, अगर आपकी स्पेल हो गई, पेपर जब आपके जाते हैं ना पोस्ट ऑफिस से, तो इतनी
रफ एंड टफ कंडीशन से जाते हैं ना, कि पानी भी उनके ऊपर गिर रहा होता है, ठीक है, बहुत सी चीजें होती, तो इट इज बेटर टू राइट विद अ पेन, जो पानी है इस चीजों से उसको फर्क ना पड़े। पॉइंटर है, बॉल पॉइंट है, कोशिश करें उनकी, आप पानी मार भी दे तो उसका कंटेंट मिटता नहीं है। बॉल पॉइंट ठीक है, जिससे आपकी राइटिंग तेज हो, पहली बात। दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ऐसा ना हो बॉल पॉइंट से अक्सर लोगों की राइटिंग जो है ना वो बड़ी तेजी में अजीबो गरीब हो जाती है, तो फिर वो भी सही अलाउड नहीं है।